हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर आपका जो ग्रेविटेशन है उसके इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 134 से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर से रिलेटेड ही है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का क्या मतलब है उसको आपको स्टेट करना है। तो देखिए क्या मतलब है इसका कि हमारे यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अर्थ क्या करती है, अर्थ की ग्रेविटी है। अर्थ कोई भी चीज़ हम ऊपर उछालते हैं तो वो कहाँ आके गिरती है, नीचे आके गिरती है ज़मीन पे, क्योंकि अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसी तरह पूरी यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो देखिए इसको कैसे क्लियर करेंगे आप, क्या मीन्स है इसका। जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास हमने मान लिया क्या है, m1 है, इसका मास हमने मान लिया क्या है, m2 है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी हमने सिंबल लगाया है किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो दो ऑब्जेक्ट के मास का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे m1 मल्टीप्लाई किसके साथ है, m2 के साथ है, मतलब प्रोडक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो डिस्टेंस, जैसे मान लिया इसका सेंटर ये है, इस ऑब्जेक्ट का, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जो सेंटर से डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, उनका जो स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं F मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से, और डिस्टेंस का हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2, और नीचे क्या लिखा होगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब जो यहाँ पे जो g आया है आपका, जैसे हमने भी लिखा था यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया था, तो उसको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, g, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स है ना हर जगह पे, जो उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जो आपका कैपिटल G है इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, फिक्स वैल्यू है ना वो। इसी तरह आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो आपको यही दिखाया गया, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है उनको कंबाइन करके दिखा दिया गया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। अगर देखिए अगर आपको यूनिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वेयर। आपको क्या करना है, G को एक साइड रखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और बाकी जो भी आपका m1 m2 है और जो r स्क्वेयर है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, शिफ्ट करने के बाद F इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू G, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा m1 इंटू m2। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाय में क्या आएगा आपका, एक मास आपका ये है और एक मास आपका ये है, किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा बाय में, किलोग्राम स्क्वायर। और जिसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पर किलोग्राम स्क्वायर बोल दिया जाएगा। तो ये यूनिट किसकी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है, और वैल्यू क्या है आपको पता ही है, अभी बता दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्होंने बोला है कि आपकी अर्थ है और उस अर्थ के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के ऊपर, तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या था हमने, F इज इक्वल टू G m m,
देखिए जो ये एक m है ये तो मास है आपका किसका, अर्थ का। देखिए e लगा दिया गया है, मास ऑफ द अर्थ। और जो दूसरा m है ये मास है आपका ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है। और नीचे क्या है आपका आर स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनका स्क्वेयर लिया गया है। ऊपर आपको यही लिख के बताया गया है, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। ओनली एम, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ के ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है उनके जो मासेस का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यूनिवर्सली स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वो भी तो किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया गया आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 136 है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से क्या मतलब आपका, देखिए जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हो तो वो कहाँ पे जाता है, अर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा वो, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या है, उसको अपनी तरफ खींच लेगी। किसी भी हाइट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराइए, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो जिस फोर्स से अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो किसकी वजह से होगा, फ्री फॉल की वजह से। फ्री फॉल का मतलब क्या है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट उसकी तरफ क्या होगा, खिंच जाएगा। तो यही बताया गया आपको, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से छोड़ा जाएगा तो वो किसकी तरफ आके गिरेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ। क्यों, अर्थ के ऊपर उसका क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, फ्री फॉल की वजह से हुआ है। तो ये है आपका फ्री फॉल। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे जब गिराया जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, और ये चेंज जो आया है वेलोसिटी के अंदर ये किसकी वजह से आया है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से चेंज आया है। तो इसमें जो चेंज आया है एक्सेलरेशन के अंदर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू बताइए यहाँ पे। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। हम लिख सकते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार रीड कर लेंगे आप, यही बताया गया आपको इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 138 से है ये क्वेश्चन आपका। डिफरेंस बताना आपको मास और वेट के बीच में, ठीक है, मास और वेट के बीच में। मास का मतलब है कितना मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे मान लिया हमने किसी भी चीज़ का मास लिया तो वो क्या, कितना मैटर है उसके अंदर, कितना अमाउंट है मैटर का, उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। और वेट का मतलब क्या है, उस मास के ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा हुआ है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं वेट। तो वेट एक तरह का फोर्स है और मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक 5 रुपये का कॉइन है और एक हमारे पास क्या है, 1 रुपये का कॉइन है। तो मास किसका ज़्यादा होगा, जिसका जो आपका जो 5 रुपये का कॉइन है उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे उसका इनर्शिया, ठीक है। तो मास इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इनर्शिया को मापता है किसी ऑब्जेक्ट के। वेट क्या है, वेट किस चीज़ को मापता है, ग्रेविटी को मापता है, मतलब कितनी ग्रेविटी उसके ऊपर लगी हुई है, कितना फोर्स उसके ऊपर लगा हुआ है, वो मापता है आपका वेट। मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास चेंज नहीं होगा। वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लिया हमने अपना मास किया है यहाँ पे अर्थ पे और हम मून पे जाके अपना मास करें तो हमारा मास मान लिया 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम ही रहेगा। मून पे हमारा जाने के बाद मास नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो हमारा मून पे है वो चेंज हो जाएगा, जितना हमारा अर्थ पे है उससे 1/6 हो जाएगा हमारा क्या, वेट कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। तो मास कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट नहीं है। प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है मास, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग वेट चेंज हो जाएगा।
मास के अंदर मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना मैटर है, जैसे कि 5 किलो है, 10 किलो है, उसको हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेट है उसके अंदर हम मैग्नीट्यूड भी चेक करते हैं और डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स में क्या चेक करते हैं हम, डायरेक्शन चेक करते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। आपका मास और जो वेट है वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर में अमाउंट पे भी डिपेंड किया जाएगा, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और जो वेट की जो यूनिट है, वेट एक तरह से फोर्स ही है, ठीक है। तो वेट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। और देखिए जिसको हम वेट बोलते हैं ना एक्चुअल लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं मेरा वेट 50 किलोग्राम है, एक्चुअली वो वेट नहीं है, वो हम किसकी बात करते हैं, मास की बात करते हैं। वेट तो साइंस में वेट किसको माना जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना फोर्स ऑफ लगा हुआ है उसको मानते हैं हम, किसका वेट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है जितना अर्थ पे है, अगर आप मून पे जाएंगे तो वो वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जितना भी वेट अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाएगा। जैसे मान लिया कि अर्थ पे वेट है आपका 120 न्यूटन, ठीक है, 120 न्यूटन अर्थ पे वेट है आपका, और अगर आप इसी वेट को चेक करेंगे मून पे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। आपका मास अर्थ पे कितना, वेट कितना था, 120 न्यूटन था, और यही वेट आपका मून पे कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है, यही बताया गया आपको कि वेट है वो 1/6 क्यों रह जाएगा मून पे अर्थ के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखिए आपका वेट किसका, अर्थ का, किसके इक्वल होगा आपका, वेट ऑफ द अर्थ। जी ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एम ही है आपका मास ऑफ द अर्थ, एम क्या है आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ। आर ई का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। देखिए फोर्स को हम किसके इक्वल लिखते हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे ना हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स क्या है, एक तरह से वेट ही है, हमने बात की है फोर्स की, और वेट की यूनिट क्या है, सेम है, न्यूटन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेट, किसका वेट, अर्थ का वेट। तो हमने यहाँ पे सिंबल दे दिए हैं, एम ई मास ऑफ द अर्थ, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर ई स्क्वायर अर्थ की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। सेम हमें लिखना है क्योंकि हम इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, वेट ऑफ अर्थ का कंपैरिजन हम कर रहे हैं वेट ऑफ द मून। मून पे वेट क्या होगा, तो इसमें भी आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपने अर्थ माना था तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मून लिखना है। तो ये क्या है, वेट ऑन द मून, ये क्या है आपका वेट, ये मास ऑन द मून, ये है मास आपके ऑब्जेक्ट का, और ये रेडियस किसकी है, मून की है। ऊपर हमने अर्थ की ली थी तो यहाँ हमने किसकी ली है, मून की ली है। तो अभी हमें क्या करना है, रेशो निकालना है किसका, वेट, किसका वेट, मून पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, और बाय वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हम जब इसको रखेंगे इन वैल्यूज को, वेट ऑफ मून रखेंगे हम, वेट ऑफ अर्थ रखेंगे हम, तो जी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एम कैंसिल हो जाएगा। जी और एम कैंसिल होने के बाद आपके पास ये वैल्यू बचेगी। करके चेक कर लेंगे आप इसको, एक बार देख लेंगे। जब वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ आप रखेंगे तो यहाँ से हमारा जी कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, जो मास है वो दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इक्वेशन आएगी हमारी। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 1/6, 0.165। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/6 अप्रोक्स आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं जो वेट है मून पे और जो वेट है आपका अर्थ पे, मून पे अर्थ का जो वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। हम लिख देंगे ना, वेट ऑन मून रेशो वेट ऑन अर्थ 1/6। कितना आ जाएगा आपके पास, 1/6। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1/6 हो जाएगा वेट ऑफ द अर्थ, जितना अर्थ पे वेट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चेक कीजिए, वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। जैसे कि स्कूल बैग को जब आप कैरी करते हैं तो जो उसकी स्ट्रैप होती है, जिसको टांगते हैं आप अपने शोल्डर्स पे, वो अगर पतली है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग की बनी हुई है तो आपको उस बैग को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों पूछा है इन्होंने, देखिए प्रेशर
का जो रिलेशन है वो किसके है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब देखिए अगर जो स्ट्रैप है वो पतली है, ठीक है, स्ट्रैप पतली है मतलब एरिया क्या है, शोल्डर के साथ कॉन्टैक्ट में कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर जब कंधों के ऊपर बढ़ेगा तो हमें जो बैग को होल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा हमारे कंधों के ऊपर, पेन ज़्यादा होगा। इसलिए जो बैग की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती हैं, ताकि उनका जो सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया शोल्डर के साथ वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब किस तरह से बनाई जाए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है ना, इनकी जो स्ट्रिप्स को क्या कर दिया जाता है, चौड़ा बना दिया जाता है, एरिया बढ़ा दिया जाएगा, फोर्स प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो हमें बैग को होल्ड करने में मुश्किल नहीं होगी, तो हम आसानी से सोल्जर्स के ऊपर उसके प्रेशर को हम सहन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रेशर और जो एरिया है उन दोनों के बीच की रिलेशन की बात की गई है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे आप, यही बताया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायवेंसी। बायवेंसी क्या है, एक तरह का अपवर्ड फोर्स। बायवेंसी क्या है, अपवर्ड फोर्स। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए क्या है। जैसे मान लिया मैंने क्या ले लिया है, एक बकेट ले लिया पानी की। जब उस पानी के अंदर मैं अपना हैंड डालूंगी, ठीक है, जब अगर हम उसके अंदर अपना हाथ डिप करेंगे, पानी है आपका, तो आपको क्या लगेगा कि जैसे आपका हाथ कैसा हो गया है, हल्का हो गया है, उसका जो मास है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जितना हम नीचे तक हाथ डालते जाएंगे उतना ही हमें जो मास है वो हाथ का क्या लगना शुरू हो जाएगा, कम लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए जब भी इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, आपके गैसेस हैं या फिर आपका जो लिक्विड है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट को डाला जाता है, पूरा डाला जाए या थोड़ा सा डाला जाए, तो लिक्विड क्या करते हैं, फ्लूइड क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्या करते हैं, ये अपवर्ड फोर्स लगाएंगे। और ये अपवर्ड फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोवेंट फोर्स। और जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट कैसा फील होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा जितना उसका मास है उससे थोड़ा कम, मतलब हम हल्का फील करेंगे। जैसे कि जब हम तैरते हैं तो तैरते वक्त क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी बॉडी का मास है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जैसे मान लिया 50 किलोग्राम है तो उससे हमें हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, बायोवेंट फोर्स लगता है हमारे ऊपर, ठीक है। और बायोवेंट फोर्स कौन अप्लाई करता है, फ्लूइड अप्लाई करते हैं। फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है, फ्लूइड में एयर भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है आपका, वही बताया गया है। एंड अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, लिक्विड के द्वारा लगाया गया है। किसके ऊपर लगाया गया है, जो बॉडी उसके अंदर डाली गई है, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला गया है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोवेंसी बोलते हैं। तो जो अपवर्ड फोर्स लगाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा गहराई तक लेते जाएंगे। जैसे हाथ पहले तो हमने थोड़ा सा अंदर डाला, फिर हमने ज़्यादा अंदर डाला है, तो जो हमारा बायोवेंट फोर्स है उसका जो हमारा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा जितना हम अंदर डेप्थ में जाते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करता है, तैरता है, और कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, डूब जाता है। क्या रीजन है, तो देखिए क्या है। जैसे मान लिया हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे हमने आयरन नेल ली है, आयरन नेल क्या है, पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसका क्या रीजन है, देखिए जो आयरन नेल ली है उसके ऊपर क्या लगेगा, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, एक लिक्विड उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, बायोवेंट फोर्स लगाएगा। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो, ज्यादा हो, किसका इफेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है अगर वो ज्यादा है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को ज्यादा खींचा जा रहा है, ऊपर की तरफ उसको कम धकेला जा रहा है, फोर्स कम लगाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की, हम इसको बोल सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से, लिक्विड से, जो भी हमने लिक्विड लिया है, अगर उससे कम होगी तो वो तैरेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। और डेंसिटी ज़्यादा कब होगी, जब उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगेगा, ज़्यादा, और बायोवेंट फोर्स क्या लगेगा, कम। तो यही बताया गया है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट किस लिए तैरते हैं पानी के ऊपर, उसकी डेंसिटी कम होगी वो इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, पानी से कम होगी तो, अगर पानी के अंदर डूब गए तो उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से ज़्यादा। और ज़्यादा डेंसिटी किस वजह से हुई है, बायोवेंट फोर्स उसके ऊपर क्या लगा है, कम, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगा है, उसके ऊपर ज़्यादा लगा है। तो चेक कर लेंगे, आपको यही बताया गया है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 142 से है ये क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है आपका ये। यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम ऑन अ वेइंग मशीन। आपने वेइंग मशीन पे अपना मास चेक किया तो 42 किलोग्राम आया। क्या वो एग्जैक्ट आपका मास है या उससे कम और ज़्यादा है आपका 42 से? ठीक है, तो देखिए साइंटिफिकली क्या है, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं तो नीचे जो आपके आसपास में जो हवा है, जो एयर है, वो क्या करेगी आपके ऊपर? अपवर्ड फोर्स लगाएगी। और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोवेंट फोर्स। और उस बायोवेंट फोर्स की वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेगी। मतलब ऊपर की तरफ क्या लगेगा? हमें हवा में उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे हम, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा। और उस अपवर्ड फोर्स की वजह से जो मशीन की रीडिंग है वो क्या आ जाएगी? कम। ठीक है, मशीन की रीडिंग क्या होगी? कम होगी, जितना कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है, जितना हमारा मास है उससे कम होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 42 किलोग्राम जो मास हमें दिखाया है, उससे जो वैल्यू क्या होगी हमारी, थोड़ी सी क्या होगी, रीडिंग क्या होगी? कम होगी। और वैल्यू क्या होगी हमारी? एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग कम आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी आपका। आपके पास ना दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपके पास बैग कॉटन से भरा हुआ, एक है आपका आयरन बार। दोनों का मास कितना है? 100 किलोग्राम है। जब इसको वेइंग मशीन पे मेजर किया गया, क्या रियलिटी में दोनों का मास सेम है क्या, या कोई एक दूसरे से एक हल्का है दूसरा भारी है? तो एक्चुअल में क्या है, एक हल्का है और दूसरा भारी है। ऐसा क्यों है? देखिए इसका रीजन, जो कॉटन बैग है वो क्या होगा? हैवियर होगा। किससे? आयरन बैग से। क्यों हैवियर होगा? जब हम कॉटन बैग को क्या करेंगे, मशीन के ऊपर रखेंगे, उसको तोलेंगे हम, तो कॉटन का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। कॉटन का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस पर जो बायोवेंट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जब उस पर बायोवेंट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसकी वजह से कॉटन का बैग क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और उसमें थोड़ी कॉटन और डालनी पड़ेगी उसका मास 100 किलोग्राम करने के लिए। ठीक है, बायोवेंट फोर्स ज़्यादा लगा है कॉटन के ऊपर, और जिसकी वजह से वो हल्का हो गया है। जब उसको तोल रहे हैं हम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉटन हमें उसमें डालना पड़ेगा उसका मास 100 किलोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो यही बताया गया आपको। और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल मास होगा कॉटन का वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फर्क किस चीज़ का आया है? बायोवेंट फोर्स का। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना ही बायोवेंट फोर्स ज़्यादा लगा, और उतना ही ऑब्जेक्ट के अंदर वेट हमें क्या करना पड़ेगा? मास थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा उसके अंदर, उसको 100 किलोग्राम करने के लिए।